प्लीज़ डू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे G7 के बारे में। इटली में हुई G7 शिखर सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात हुई है। दोनों देशों में बीते कुछ समय से तनातनी देखी जा रही है। ऐसे में दोनों नेताओं की बैठक पर खासतौर से निगाह थी। सम्मेलन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय पीएम के साथ अपनी बातचीत के बारे में बात करते हुए कहा कि वो इस पर ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने भारत के साथ मिलकर काम करने की कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है। G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मैं इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यह आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता थी। कनाडा के पीएम कार्यालय की ओर से कहा गया कि दोनों नेताओं ने बैठक में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को उनकी तीसरी दफा भारत का पीएम चुने जाने में बधाई दी। कनाडा पीएम ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें फिलहाल हम कोई और बयान नहीं देंगे। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्रूडो के साथ हाथ मिलाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की थी। इसके कैप्शन में लिखा था, G7 शिखर सम्मेलन में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद दोनों नेताओं के बीच बैठक में बातचीत हुई, पर कयासबाजी शुरू हो गई क्योंकि खालिस्तान के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच बीते साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भी मुलाकात हुई थी। भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास बीते साल तक आई थी, जब ट्रूडो ने ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरुद्वारा के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे नई दिल्ली की साजिश होने की बात कही थी। भारत ने इस पर आरोप पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रूडो के आरोपों को बेबुनियाद कहा था। इस घटनाक्रम के बाद कनाडा और भारत के राजनयिक संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए हैं जब ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों के साथ दिखे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतरते हुए दिख रहे हैं। ये हम टाटा की पंच एसयूवी के बारे में बात करें। भारत में एसयूवी का जलवा है और इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स की सबसे किफ़ायती एसयूवी पंच की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। एक तो अच्छे लुक और फीचर्स और तरफ देसी होने के साथ ही सेफ्टी में भी 5 स्टार रेटिंग प्राप्त टाटा पंच इन दिनों ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा भरोसा में लेती है। इसी वजह से ये मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर और महिंद्रा, किया समेत अन्य कंपनियों की एसयूवी के मुकाबले ज़्यादा बिकती है। पिछले महीने यानी मई 2024 में भी टाटा पंच की 70% की सालाना ग्रोथ के साथ 18,949 यूनिट भारतीय बाजार में बिक्री हुई। मई 2024 की टाटा पंच सेल रिपोर्ट देखें तो यह बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी रही। मई 2024 के मुकाबले इस साल मई में इसकी 70% ज़्यादा बिक्री हुई। साल 2024 के मई महीने में टाटा मोटर्स ने पंच की महज 11,124 यूनिट बेची थी। वहीं मंथली सेल की बात करें तो टाटा पंच की अप्रैल 2024 में कुल 19,158 यूनिट बिकी थी। मई 2024 में यह 1.09% घटकर 18,949 यूनिट हो गई। देश भर में लोकसभा चुनाव के चलते कारों की बिक्री प्रभावित हुई थी और पंच पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि पंच ईवी की हाल के महीनों में बम्पर बिक्री हो रही है। फिलहाल आपको टाटा पंच के बारे में बताए तो कॉम्पैक्ट एसयूवी भारत में पेट्रोल और सीएनजी के साथ ही इलेक्ट्रिक ऑप्शन में भी उपलब्ध है। पंच के पेट्रोल वेरिएंट्स की एक्स शोरूम कीमत 6,13,000 रुपये से शुरू होकर 10,20,000 रुपये तक जाती है। वहीं पंच के सीएनजी वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 7.23 लाख रुपये से लेकर 9.85 लाख रुपये तक जाती है। माइलेज की बात करें तो पंच के पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज 20.09 किलोमीटर पर लीटर तक और पंच सीएनजी की माइलेज 26.99 किलोमीटर पर किलोग्राम तक है। टाटा पंच ईवी की एक्स शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये से लेकर 15.49 लाख रुपये तक है। पंच ईवी की सिंगल चार्ज रेंज 315 किलोमीटर से लेकर 421 किलोमीटर तक की है। ये हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन को भरोसा दिया कि उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चीन के राजदूत जियांग जेडोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की। नकवी रविवार को खुद चीनी दूतावास पहुंचे और जियांग से बातचीत की। मंत्री नकवी ने उनसे पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए उपायों की रूपरेखा के बारे में चर्चा की। साथ ही सीपीसी और दूसरी परियोजनाओं पर काम करने वाले चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा योजना पर भी बात की। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन ने कहा कि संपूर्ण और प्रभावी एसओपी के जरिए चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने ये खुलासा भी किया कि इस्लामाबाद विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष समर्पित बल एसपीयू की स्थापना भी कर रहा है। चीनी राजदूत ने पाक सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए कदमों पर संतोष व्यक्त किया और पाकिस्तान को चीन का सदाबहार दोस्त बताया। चीनी राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान चीन एक दूसरे से अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के विकास के लिए काम कर रहे हमारे चीनी भाइयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती चट्टानों जैसी ऊंची और अट्टू है। कई शक्तियाँ चीन और पाकिस्तान में दरार डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दोनों मुल्कों की दोस्ती को तोड़ने के लिए
की गई कोई भी साजिश विफल हो जाएगी। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालिया चीन यात्रा ने दोनों मुल्कों के संबंधों को मजबूत किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान जिले में इस साल मार्च में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर जा रहे चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। चीनी कर्मचारियों पर आतंकी हमले के बाद से चीन इस मुद्दे पर काफ़ी सख्त है। चीन ने हाल के दिनों में लगातार इस मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा है। पाकिस्तान की ओर से बार बार भरोसा दिए जाने के बावजूद चीनी अधिकारी संतुष्ट नहीं है। चीन चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ जरब अजब की तर्ज पर ऑपरेशन चलाया जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राहत पैकेज पर पाकिस्तान की निर्भरता समाप्त करने और आर्थिक गतिविधियों में पड़ोसी देशों से आगे निकलने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने नकदी संकट से जूझ रही सरकार के खर्चों को कम करने और अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा करने के लिए कई साहसिक सुधारों की रूपरेखा पेश की। शहबाज शरीफ ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि राहत पैकेज के लिए IMF के साथ अगला समझौता पाकिस्तान के इतिहास में आखिरी होगा। शरीफ ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। पाकिस्तान सरकार वर्तमान में IMF के साथ 6 से 8 अरब डॉलर के कर्ज के लिए बातचीत कर रही है। पाकिस्तान धीमी गति से चल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। शरीफ ने जोर देकर कहा कि हर पैसा देश और उसके लोगों की प्रगति पर खर्च किया जाएगा। उन्हें खर्च कम करने और 5 साल के भीतर युवाओं की शिक्षा और कौशल प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह यह पाकिस्तान के इतिहास में IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अपने पैरों पर खड़े होंगे, आर्थिक विकास के मामले में अपने पड़ोसी देशों को भी पीछे छोड़ देंगे। शरीफ ने 4 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। शरीफ ने कहा कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिन्होंने एक बार IMF से मदद ली और उसके बाद उन्हें कभी IMF की जरूरत नहीं पड़ी। हमने IMF से 24 से 25 बार मदद ली है, लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि IMF के साथ अगला समझौता पाकिस्तान के इतिहास में आखिरी हो सकता है। शरीफ ने कहा कि अब हम दुनिया के देशों से अब व्यवहार को लेकर बात करेंगे, न कि कर्ज लेने को लेकर। मुझे लगता है इसी तरह से पाकिस्तान कर्ज के जाल से निकल सकेगा। शरीफ ने कहा कि देश की भलाई के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। शरीफ ने उन सभी संस्थानों, मंत्रालयों और अन्य विभागों को खत्म करने का फैसला किया जो खजाने पर बोझ बने हुए हैं और वे जनसेवा में भी नहीं लगे हैं। इस फैसले से करदाताओं के अरबों रुपए बच सकते हैं। तो बांग्लादेश के बारे में बात करें। लंबे समय से चीनी सैन्य उपकरणों का खरीदार बांग्लादेश अपने आयातित सैन्य हार्डवेयर में दोषपूर्ण हथियारों और मशीनरियों की आपूर्ति और तकनीक समस्याओं से परेशान है और इस बारे में बीजिंग के समय शिकायत दर्ज कराई है। बांग्लादेश चीनी सैन्य हार्डवेयर के साथ समस्याओं का सामना करने वाला अकेला देश नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार जैसे अन्य देशों को भी चीनी लड़ाकू विमानों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। चीनी रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों का तर्क है कि बीजिंग के पास अत्यधिक परिष्कृत सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन करने के लिए आवश्यक विशेषता का अभाव है और इसे अभी तक आधुनिक रक्षा उपकरणों का शीर्ष श्रेणी का निर्माता नहीं माना जाता है। उनका आरोप है कि चीन द्वारा बेचे जाने वाले अधिकांश हथियार पुरानी तकनीक पर आधारित हैं, जिससे उसने पश्चिम से कॉपी किया है। इसी कारण बांग्लादेश ने उसके सैन्य उपकरणों पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश की सेना ने उससे घटिया सैन्य उपकरण भेजने की शिकायत की है। बांग्लादेश लंबे समय से चीन से सैन्य उपकरण एवं साजो सामान खरीदता आया है। उसने कहा कि चीन के सैन्य उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें खामियां पाई गई हैं। चीन के रक्षा विशेषज्ञ भी उठाते हैं सवाल रिपोर्टों के मुताबिक चीन के 2ym दर्जे के सैन्य उत्पादों एवं उपकरणों के बारे में वहाँ के रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी यह राय इसी तरह की है। वे मानते हैं कि उन्नत, अत्याधुनिक एवं जटिल सैन्य उपकरण एवं तकनीक बनाने में चीन को अभी महारत हासिल नहीं हुई है। अत्याधुनिक जटिल तकनीक एवं उपकरण बनाने में जो दक्षता एवं कुशलता होनी चाहिए उसका उसमें अभाव है। चीन के सैन्य तकनीक एवं उपकरणों को बहुत गंभीरता एवं भरोसे के साथ नहीं लिया जाता है। पश्चिमी देशों की तकनीक का नकल करता है चीन। रक्षा विशेषज्ञों का आरोप है कि जिन देशों को चीन हथियार बेचता है वे ज़्यादातर या तो पुरानी पड़ चुकी तकनीक पर आधारित हैं या उन्हें पश्चिमी देशों की नकल कर बनाया गया है। कम कीमत के चक्कर में विकासशील देश चीन से आए दिन हथियार एवं सैन्य उपकरण खरीदते हैं। यही सैन्य सामान यदि वे पश्चिमी देशों से खरीदते तो उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इस मामले के जानकारों के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश की सेना ने हाल ही में चीन की कंपनी पर अपने लड़ाकू जलपोतों के लिए गश्ती यान एवं बोटों के लिए खामीयुक्त कलपुर्जे भेजने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश की सेना का कहना है कि उसके जहाज़ों में निर्माण संबंधी खामियां और तकनीक से जुड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। बांग्लादेश की वायुसेना ने भी F-7 लड़ाकू विमान में तकनीकी समस्या आने की शिकायत की है। F-7 फाइटर जेट बांग्लादेश ने चीन से खरीदा है। इसी तरह की दिक्कतें चीन की कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी आई है। बांग्लादेश की सेना का कहना है कि चीन निर्मित K-8W एयरक्राफ्ट से फायरिंग करने में भी समस्या आई है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बांग्लादेश के विमानों में लगे चीन के रडार भी सटीकता पर खरे नहीं उतरे हैं। बांग्लादेश की सेना ने उससे घटिया सैन्य उपकरण भेजने की शिकायत की है। बांग्लादेश लंबे समय से चीन से सैन्य उपकरण एवं साजो सामान खरीदता आया है। उसने कहा है कि चीन के सैन्य उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें खामियां पाई गई हैं। ये गृहमंत्री अमित शाह के बारे में बात करें। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को गृह मंत्रालय सुरक्षा विभाग के आम अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण स्थिति और हालिया आतंकी घटनाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था के हालात का जायजा लेने के लिए उन्होंने ये बैठक बुलाई थी।
सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से के काम की तारीफ की और घाटी में आतंक मुक्त बनाने के लिए खास निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों की सफाई के लिए कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार का सख्त रुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बैठक में दोहराया कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में आतंकी घटनाओं और सुरक्षा से समझौता नहीं करने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों को घाटी में आतंकियों को कुचलने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय युवाओं के आतंकी संगठनों में शामिल होने की संख्या में गिरावट पर गृहमंत्री ने संतोष जताया। गृहमंत्री ने अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस अलर्ट के साथ रास्तों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए और सभी तीर्थस्थलों को सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।